हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में जो आधारित है हिंदी व्याकरण के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समास के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं और हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हमको सजेस्ट करें। तो हम अब वापस आते हैं आज के इस वीडियो के ऊपर जिसका टॉपिक है समास। तो सबसे पहले समास क्या है हमको इस चीज़ को समझना है और उसके बाद इसका इसका एप्लीकेशन हिंदी व्याकरण में या सामान्य हिंदी में कहाँ पर किस तरीके से होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। समास और संधि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते मिलती जुलती क्रियाएं हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते बनते हैं। लेकिन उन दोनों में एक बहुत ही बेसिक फ़र्क है, मूलभूत फ़र्क है। सबसे पहले तो चाहे संधि हो चाहे समास, एक किस्म का संक्षिप्तीकरण है। मतलब कि जब हम समास को दो अलग अलग भागों में तोड़ना चाहें तो वो बनता है सम प्लस आस, जिसको हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कहना, या फिर उसको कह सकें तो संक्षिप्तीकरण। लेकिन इससे जो शब्द हमारा बन कर के आएगा वो एक सार्थक शब्द होगा, जिसका कोई अर्थ निकलता होगा, जिसका एक एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो हमारी समझ में आता है। और यहाँ पर संधि और समास दोनों ही शब्दों के मेल के ऊपर बन रहे हैं। हालांकि संधि में उच्चारण बदल जाता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, लेकिन समास में प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। और अगर हम कहना चाहें तो दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़कर उनको संक्षेप में कहने की प्रक्रिया, उसको हम समास कह रहे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, ठीक, जिसकी वजह से वो बड़ा शब्द या बड़ा पद छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और उससे जो हमारा एक स्वतंत्र शब्द बन रहा है उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं समास। इस पूरी क्रिया को हम कह रहे हैं यहाँ पर समास, ठीक है। और इससे जो हमारा शब्द बन करके आएगा उसको हम कहेंगे सामासिक शब्द, ठीक है। और जब हम इस संक्षिप्तीकरण को उल्टा करेंगे, मतलब कि हम किसी छोटे शब्द को बड़े उसके फॉर्म में वापस से चेंज कर रहे हैं, उसको वापस से विस्तृत रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं समास विग्रह। मतलब कि संक्षिप्त करके कहना, जिसको हम कह रहे हैं समास, और दूसरा इसका नाम है जिसको हम कह रहे हैं समस्त पद। और अगर हम उसी को विस्तृत करके बोल रहे हैं तो हम उसको वहाँ पर बोल रहे हैं समास विग्रह। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे अपने जैसे जैसे आगे साइड्स में जाएंगे उनको डिस्कस करते चलेंगे और कवर करते चलेंगे। अब जैसे पहला उदाहरण दया का सागर, इसका सामासिक शब्द छोटा करके जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा दया सागर, ठीक। तो दया का सागर मतलब कि यहाँ पर जो कारक था का, उसका वहाँ पर लोप हो गया और दया का सागर कन्वर्ट हो गया या बदल गया दया सागर में। अब अगले टॉपिक के ऊपर हम आते हैं जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं समास के भेद। उसके पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जिन दो शब्दों को मिला करके हम एक सामासिक शब्द समस्त पद बना रहे हैं वह उसमें दो दो पद हैं, ठीक। उनमें से पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद, और दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद या द्वितीय पद। और जो बीच में हमारा कोई कारक आ रहा है उसको हम कह सकते हैं कारक चिन्ह, कारक विभक्ति या फिर परसर्ग, ठीक है। और यहाँ पर ये हमको देखना है कि कब हमारा मुख्य पद प्रधान हो, कब हमारा प्रथम पद मुख्य पद या प्रधान पद हो रहा है, और कब हमारा उत्तर पद या द्वितीय पद मुख्य पद या प्रधान हो रहा है। उसके हिसाब से कहीं ना कहीं समास के जो भेद हैं उनके बारे में हमको पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि समासों के परंपरागत तौर पर 6 भेद होते हैं। उनमें से पहला होता है हमारा द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। अब हमको एक एक करके इन सभी भेदों को पढ़ना है, समझना है और उनके उदाहरण के ऊपर जा कर के हमको बात करनी है। अब जब हम क्या कहते हैं बात कर रहे हैं, हमने एक टर्म ले लिया सपोज राजकुमार, ठीक। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो कह सकते हैं कि जैसे राजा का कुमार,
यहाँ पर जो मुख्य पद है, जो हमारा प्रधान पद है, ठीक है, वो होता है जिससे हमको उस संक्षिप्त शब्द का अर्थ निकालने में या अर्थ बनाने में हमारे लिए आसानी हो। ठीक, और जो भी जिस भी शब्द की वजह से उसका अर्थ चेंज होगा, बदल जाएगा, या फिर उसका जो मुख्य मतलब है वो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसको वहाँ पर उसके हिसाब से जज करेंगे कि वो समास किस तरीके का है। जैसे राजकुमार में, ठीक, अगर क्या कहते हैं राजा का कुमार, या फिर अगर राजकुमारी हम कहना चाहें तो कहीं ना कहीं वो जो लिंग है उसका परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर जो द्वितीय पद है वो कहीं ना कहीं प्रधान है। अब इसके बाद जब हम दूसरा कोई उदाहरण ले लें, जैसे आजीवन, तो वहां पर जीवन के साथ में हमने एक अव्यय जोड़ा हुआ है, जहां पर हमारा पहला पद प्रधान हो जाता है, जिसकी वजह से आजीवन शब्द का एक अलग मतलब, एक नया मतलब हमको समझ में आएगा। कहीं ना कहीं जीवन शब्द है उसका मतलब चेंज होकर के आ लगाने से आजीवन, वो उसका मतलब कहीं ना कहीं चेंज हुआ, जिसका मुख्य मतलब फिर निकल करके आता है, मतलब जीवन पर्यंत या फिर पूरे जीवन, इस तरीके से निकल करके आता है। ठीक, उसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या कह लीजिए कि जो सामासिक शब्द होते हैं, समस्त पद ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनके बीच में एक शब्द का लोप हो गया है, जिसकी वजह से वो एक जोड़े में हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे दिन रात, ऐसा नहीं है कि दिन के बिना रात नहीं आ सकती या रात के बिना दिन नहीं आ सकता, अलग अलग, लेकिन दिन रात एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं। और कुछ शब्द समस्त पद ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, उसमें एक तृतीय पद होता है, प्रधान होता है, मतलब कि उन दोनों ही पदों का कोई मतलब नहीं निकलता, उनको हम किसी तीसरे मतलब के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण क्या है, दशानन, मतलब कि जिसके 10 सिर हैं उसको हम दशानन कह रहे हैं, और वो इन जनरल हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रावण के लिए। ठीक, तो अब धीरे धीरे करके हम एक एक समास के बारे में बात करेंगे और उसके उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला हमारा उदाहरण निकल करके आता है द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास को कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे समझ लो कि लड़ाई हो रही है, मतलब कि दोनों ही पद वहां पर प्रधान हैं और दोनों ही पदों का अपना मतलब है, और जब हम उनको एक साथ में रखते हैं, ठीक, तो हमारा एक नया मतलब वहां पर निकल करके आता है। अब जब वो दो पद हम लेकर के साथ में चल रहे हैं, तो अधिकांशतया वो दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे रात दिन के केस में। ठीक, अब जैसे कभी कभी दोनों पद जो हैं एक संपूर्ण किसी अलग पद का वो जो हमको बोध करा देंगे, ठीक, वो भी एक अलग सिचुएशन होती है, एक अलग स्थिति, हम परिस्थिति हमारे सामने निकल करके आती है, और कभी कभी दोनों में से एक ही विकल्प के तौर पर चुना जाता है, ठीक, और वो भी एक तीसरी कंडीशन होती है जिसको हम द्वंद्व समास में अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उसका विग्रह करें तो या तो फिर बीच में और शब्द अपने आप आ जाएगा, या शब्द अपने आप आ जाएगा, या अथवा शब्द अपने आप आ जाएगा। अब जरा एक एक करके इनके ऊपर गौर करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लिखा, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का ही स्वतंत्र अस्तित्व हो और उसके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वहां पर द्वंद्व समास हमारा बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माता पिता, माता और पिता, माता स्वतंत्र शब्द है, पिता स्वतंत्र शब्द है, और उनको कहीं ना कहीं हमने और का लोप करके माता पिता, पेरेंट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो हमने यहाँ पर कह दिया। रामकृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। यहाँ पर अगर पाप पुण्य को तोड़ना चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, सुख दुख, सुख और दुख। तो जो हमारे बीच में हम जब दोनों शब्दों के बीच में देखो संयोजक शब्द का लोप हो रहा है, मतलब कि जो और शब्द है कहीं ना कहीं उसका लोप हो रहा है। इसके अलावा जैसे जलवायु, ठीक है, दाल रोटी, ये भी एक सिंपल से एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं जिनको हम यहाँ पर द्वंद्व समास के लिए समझ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास एक बहुत ही सिंपल, कहना चाहिए सरल समास का भेद है, जिसको समझने में हमको आसानी हो सकती है, होती है। अब अगला आता है द्विगु समास। जब हम द्विगु समास के बारे में बात करें तो इसमें जो हमारा प्रथम पद है या पूर्व पद है वो कहीं ना कहीं एक संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक, और जहाँ पर एक संख्या हमको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। लेकिन हमको यहाँ पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है द्विगु समास के केस में कि वो जो संख्यावाचक शब्द पद लगाने के बाद जो हमारा पूरा पद बन रहा है उसका कोई तीसरा मतलब ना निकल रहा हो, या उसका कोई बिल्कुल ही अलग दूसरा मतलब वहाँ पर ना निकल रहा हो। जैसे नवरत्न, मतलब कि 9 रत्नों का समूह, उसको हम वहाँ पर नवरत्न कह रहे हैं। सप्तद्वीप, 7 दीपों का समूह, इसको हम यहाँ पर सप्तद्वीप कह रहे हैं। त्रिभुवन,
तीन भुवनों का समूह, त्रिभुवन, भुवन को हम इन जनरल लोक कहते हैं, ठीक, जैसे तीन भुवनों का समूह, सतमंजिल, सात मंजिलों का समूह, ठीक है। कोई घर इसमें क्या कहते हैं, 7 मंजिल है तो हम उसको सतमंजिला घर कह सकते हैं, तो सतमंजिल वहाँ पर 7 मंजिलों का समूह निकल करके आता है, और इससे जो हमारा समास बनता है जिसमें प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाचक है, ठीक, उसको हम यहाँ पर द्विगु समास कह रहे हैं। अब अगला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समास का भेद है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो, मतलब कि जो बाद में आपका टर्म आ रहा है, जो पद आ रहा है दूसरा पद वो प्रधान है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और दोनों पदों के बीच में परसर्ग का या जो हमारी कारक विभक्ति थी या कारक चिन्ह था उसका वहाँ पर लोप होता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 अलग अलग भेद हो सकते हैं। और ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी समझने वाली बात है। हम जानते हैं कि कारक किस तरीके होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण मैं पे पर, ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। और संबोधन तो जो होता है वो हे, भो, अरे इस तरीके से आता है। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ दीजिए तो बीच में जो हमारे 6 कारक बैठे उनके हिसाब से हमारे तत्पुरुष समास के भेद निकल करके आते हैं, ठीक है। तो हमने फिर कहा कि जो हमारा प्रथम पद है वो गौड़ है, उसकी इंपॉर्टेंस कम है। जो हमारा द्वितीय पद है, ठीक है, या उत्तर पद है, उसकी वहाँ पर इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और साथ में कारक विभक्ति का लोप है। अब हम जब कारक के बारे में बात करें कि वो शब्द, वो चिन्ह, वो प्रसर्ग जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में अन्य पदों से जैसे क्रिया हुई, विशेषण हुआ, उसके संबंध का पता चलता है, तो हम उसको वहां पर कारक कहते हैं, ठीक है। और जब हमने कहा कि कर्म, तो कर्म क्या कहता है, कर्म को, मतलब कि वहां पर को का लोप होगा। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, अब यहां पर को हट गया। ग्रहकट, ग्रह को काटने वाला, ठीक है, तो वहां पर को का लोप हो गया। अब दूसरे में बात करें करण, तो करण का क्या कहते हैं, चिन्ह क्या है, से, ठीक है। तो जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न, जिसमें कोई खूबी जन्म से है, ठीक, उसको हम यहां पे कहते हैं जन्मजात। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन, तो कहीं ना कहीं यहां पर से शब्द का लोप है। अब जैसे क्या कहते हैं, देखा जाए तो अगला आता है संप्रदान। संप्रदान में क्या, को के लिए, इसका लोप होना चाहिए, ठीक है। तो हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, वहां पर के लिए का लोप हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए का लोप हो गया, ठीक। युद्ध के लिए, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि जो हमने देखी, ठीक है, तो वहां पर के लिए का वहां पर कहते हैं लोप हो गया। इसके अलावा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है, तो वहां पर के लिए का लोप हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष। अपादान, जहां अपादान कारक चिन्ह का मतलब कि से लेकिन अलग होने के अर्थ में, ठीक है, वहां पर अगर उसका लोप हो रहा है तो वो हमारा अपादान तत्पुरुष निकल करके आता है। अब इसमें क्या, धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से डरा हुआ, भयभीत मतलब भय से भीत मतलब भय से डरा हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक, मतलब कि वहां पर ये जो से शब्द है उसका लोप आ रहा है, इसलिए हम यहां पर इसको, इसके अलावा जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, तो यहां पर जो है से का लोप हो रहा है अलग होने के अर्थ में, ठीक। तो हम यहां पर इसको किस तरीके से देखेंगे, हम इसको बोलेंगे अपादान तत्पुरुष। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। काकी के, रारी रे, नानी ने, इनका लोप होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, का लोप हो गया। दिनचर्या, दिन की चर्या, ठीक है, डेली रूटीन जिसको हम कहते हैं, तो की का लोप हो गया। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है। सेनापति, सेना का पति, तो वहां पर का देखिए लोप हो रहा है, तो हम इसको यहां पर क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष के बारे में, जहां पर मैं, पे, पर, इनका लोप हो जाता है। जो अधिकरण कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है। अब इसमें जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास गलत लिखा हुआ है, आत्म पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, ठीक, तो इसको हम कहेंगे आत्मविश्वास, तो अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो इसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अधिकरण तत्पुरुष। उसके अलावा जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ठीक है, लोगों में प्रिय, ठीक है, लोकप्रिय, ठीक है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नरोत्तम कह रहे हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। ठीक, वो भी कारक चिन्ह के ऊपर कि जिस हिसाब से कारक बदलेगा, ठीक, उस तरीके से कारक चिन्हों के हिसाब से, ठीक, उस हिसाब से तत्पुरुष समास के भी भेद बदलते चले जाएंगे। अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो। ठीक, मतलब कि किसी चीज की तारीफ की जा रही, किसी चीज को उपमा दी जा रही है। ठीक है, और उपमेय उपमान मतलब कि कहीं ना कहीं उपमा देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, विशेषण मतलब विशेषता बताना किसकी, वो बाद में आ रहा है। और इसमें भी जो है हमारा उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला जो टर्म है वो कहीं ना कहीं प्रधान है, उसकी प्रधानता है मतलब के निकालने में। ठीक, तो इसको हम यहां पर कह रहे हैं कर्मधारय समास। अब जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली, ठीक, तो मिर्च कैसी है, काली, तो मिर्च की विशेषता क्या हुई, उसका काला होना। ठीक, तो द्वितीय पद विशेष्य हो गया जो प्रधान है क्योंकि मिर्च की खासियत बताई गई है, और काली वो विशेषण है, ठीक, जो रंग है उसका। नील कमल, नीला है जो कमल, उसको हम कह रहे हैं नील कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। अब यहां पर अभी इस चीज को हम कवर करेंगे कि पीतांबर को दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। अब देखना, पीतांबर के बारे में हमने क्या कहा कि पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, कपड़ा, ठीक, तो वो पीतांबर मतलब कि यहां पर कर्मधारय समास की बात हुई। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, इसको हम यहां पर कह रहे हैं चंद्रमुखी। उसके अलावा सद्गुण, सद है जो गुण मतलब अच्छे गुण, ठीक है, तो वहां पर अच्छा तारीफ हुई गुणों की, तो सद्गुण क्या हो गया हमारा, सद्गुण में क्या हो गया, कर्मधारय समास। अब पर्णकुटी, पर्ण में यहां पर जो है कुटी की विशेषता पर्ण से बता रही है, पत्तों की कुटिया, पत्तों का घर, ठीक, तो पर्णकुटी में क्या हो गया तुम्हारा, कर्मधारय समास। नवयुवक, लालमणि, नीलकंठ, ठीक, नीला है जो कंठ, अभी हम इसके दूसरे मतलब के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मधारय समास भी निकल करके आएगा। ठीक, तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। अब आते हैं अगले टाइप के ऊपर, अगले भेद के ऊपर, जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय है और वही महत्वपूर्ण है, वही प्रधान है, ठीक, उसको हम यहां पर कह रहे हैं अव्ययी भाव समास। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का, यह वाक्य में जो हमारा अव्यय है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला पद पूर्व पद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, मतलब कि जो अव्यय बन जाएगा वो क्रिया विशेषण अव्यय बन जाएगा, मतलब कि क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय। अब सबसे पहले तो अव्यय को समझते हैं। अव्यय क्या है, किसी शब्द के पहले आने वाला ये वो छोटा सा शब्द या पद है जिससे लिंग या वचन के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, और क्रिया विशेषण अव्यय वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें जैसे अन, आ, भर, यथा, प्रति, हर, यावत, ये सब जो टर्म होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके हम उदाहरण देखें, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, रोज, यथा समय, समय के अनुसार। अब जब शक्ति के अनुसार की बात करी जाएगी तो यथा शक्ति। ठीक है, उसके बाद जन्म से लेकर आजन्म या पूरे जन्म भर, ठीक है, जीवन भर के लिए हम तो आजीवन उसको कवर कर ही लिया। ठीक, रात ही रात में, रातों रात, ठीक है, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ठीक है, उसके अलावा क्रम के अनुसार, यथाक्रम, नियम के अनुसार, यथा नियम, ठीक है, जो किसी के मन के हिसाब से हो जाए, अनुकूल। ठीक है, और पेट भर के, भर पेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे उदाहरण हुए वो अव्ययी भाव समास के हुए। ठीक, तो यहां पर क्या है कि पूर्व पद अव्यय है, ठीक, जिसमें अगर बाद में वचन बदल दो, लिंग बदल दो और भी कोई चेंज कर दो तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा, लेकिन हाँ उसके लगाने भर से पूरे शब्द का मतलब बदलने जा रहा है। ठीक, तो इसको हम यहां पर कह रहे हैं अव्ययी भाव समास। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं। ठीक, एक तृतीय पद या कहिए कि तृतीय अर्थ निकल रहा है जो प्रधान है और जिसका वहां पर अपना मतलब है। ठीक, जैसे दशानन,
ठीक है। तो दशानन मतलब कि 10 आनन। इसको तुम अगर 10 के हिसाब से तो द्विगु समझ में आता है, लेकिन ये द्विगु नहीं है, क्योंकि 10 आनन हम 10 सिरों के लिए कभी यूज नहीं करते, हमेशा रावण के लिए यूज करते हैं। हमने पीछे एक शब्द देखा था, नीलकंठ। अब देखो, नीलकंठ के भी दो मतलब निकलते हैं, नीला है जो कंठ वो नीलकंठ, ठीक, लेकिन नीला है कंठ जिसका, मतलब कि भगवान शंकर। पीतांबर, ठीक है, पीला वस्त्र की बात की जाए, ठीक, लेकिन पीतांबर के बारे में जब तुम बात करते हो, जिसका वस्त्र पीला है या जो पीला वस्त्र पहने हैं, वो हो गए हमारे भगवान विष्णु या फिर हमारे भगवान कृष्ण, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहां से मतलब दोनों पद वहां पर हैं, मौजूद हैं, दोनों के आपस में कहीं जो कनेक्शन है, इंटरेक्शन भी है, वो आपस में जुड़े हुए भी हैं, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल कुछ तीसरा ही निकल करके आ रहा है, ठीक, जिसको हम यहाँ पर, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको बहुब्रीहि समास बोल रहे हैं, ठीक। इनका यूज कहीं ना कहीं हम कहना चाहिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, और इन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ कहीं ना कहीं पहले से निश्चित है, ठीक है। तो अब जैसे जलज की बारे में बात की जाए, जो जल से उत्पन्न होता है, मतलब कि कमल, ठीक है। चक्रपाणी, जिसने हाथ में चक्र लिया हुआ है, भगवान विष्णु। लंबोदर, जिसका लंबा उदर है, अर्थात भगवान गणेश। गिरिधर, जिन्होंने पर्वत को धारण किया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत ही कंजूस व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मक्खी चूस, तो वहां पर भी बहुब्रीहि समास हमारा निकल करके आया, ठीक। तो इसी तरीके से और भी हमको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जब हम आगे चलेंगे, ठीक। तो ये हमारे 6 भेद थे जिनके बारे में हमने बात की। अब हम अपने अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पर पहला है, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। संयोजक शब्द मतलब जैसे और, या, अथवा, तो ऑफकोर्स इसका आंसर सी बनता है द्वंद्व समास में, ठीक है। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, ठीक, तो इस केस में क्या निकल करके आता है, संख्यावाची कब होता है, जब द्विगु समास होता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, द्विगु समास, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब जब हम कहें कि जन्मांध, जन्मांध में कौन सा समास है, तो पहले उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो एक एक करके हम एलिमिनेशन के हिसाब से चलेंगे। क्या पहला पद संख्यावाची है, नहीं, तो द्विगु नहीं हो सकता। जन्मांध क्या हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, नहीं, तो वहां पर क्या बहुब्रीहि समास भी नहीं हुआ, जैसे द्विगु समास नहीं हुआ वैसे बहुब्रीहि समास भी नहीं हुआ। अंधा होना एक विशेषण हो सकता है, ठीक, लेकिन वो पहले यूज नहीं हुआ है, ठीक, तो उस केस में कर्मधारय समास भी नहीं है। तो अब सही आंसर कौन सा हुआ, बी पार्ट, मतलब कि तत्पुरुष समास। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा, यथा और स्थान, स्थान के अनुसार, यथा का स्थान या स्थान का यथा। तो यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार, तो इस केस में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्थान के अनुसार। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ, तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्यों, दोनों पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध, वहां पर हमको अव्यय लगाना है, तब हम उसको अव्ययी भाव कहते हैं, तो ये नहीं है। द्विगु समास, कहीं संख्यावाचक का जगह जिक्र आया, कहीं पर आया, नहीं आया, तो द्विगु समास भी नहीं हो सकता। तत्पुरुष समास, क्या द्वितीय पद प्रधान हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, लोप हो रहा है किसी चीज का, नहीं, तो तत्पुरुष समास भी नहीं हो सकता। तो बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरे अर्थ का या तीसरे शब्द का क्या कहते हैं, तीसरे अर्थ का बोध या विशेष अर्थ का बोध सिर्फ बहुब्रीहि समास में होता है, ठीक। अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह क्या होगा, 7 द्वीपों का स्थान, 7 द्वीपों का समूह, सप्तद्वीप या 7 द्वीप। इसमें ऑप्शन बी सही है हमारा, 7 द्वीपों का समूह, जिसको अभी हमने पीछे अपने उदाहरण में भी देखा था। मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह होगा, मत को देने वाला, मत का दाता, मत के लिए दाता, मत और दाता, तो मत और दाता तो नहीं बनता, मत के लिए दाता भी नहीं बनता, मत का दाता या मत को देने वाला, और इसमें से भी सही क्या बन रहा है, ऑप्शन ए, मत को देने वाला। अब आत्मविश्वास में कौन सा समास है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो आत्म में विश्वास, ठीक है, और यहां पर में का लोप हो रहा है, ठीक, तो क्या बहुब्रीहि समास हो सकता है, नहीं, ठीक है। विश्वास विशेषण हो सकता है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन कर्मधारय समास भी यहां पर नहीं है, अव्ययी भाव समास भी नहीं है, तो कौन सा समास बना, तत्पुरुष समास, ठीक।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नीलकमल। इसका विग्रह क्या है? नीला है जो कमल, नील है कमल, नीला कमल या नील कमल। तो इसका विग्रह क्या है? नीला है जो कमल, उसको हम नील कमल कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा लंबोदर शब्द का विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, लंबा ही है उदर जिसका, लंबे उदर वाले गणेश जी, या लंबे पेट वाला। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लंबा है उधर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक। और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक। तो हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक। और समास की परिभाषा, उसके उसका उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन और उसके भेदों को हमने समझा। ठीक। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आगे की वीडियोस को लेकर के आएंगे। थैंक यू।